गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे इस चैनल में जो है और भी लोग जो है जुड़ सके। आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखने का काम करेंगे जो कि हम लोग झारखंड के इतिहास में पिछले क्लास में प्राचीन काल को देख चुके हैं। नया टॉपिक जो है हमारा मध्यकाल होगा। तो मध्यकाल को देखने से पहले आप लोग से कुछ क्वेश्चन के तौर पे मैं पूछ लेता हूँ। बताइए, प्राचीन काल के समय कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार किस नदी से हीरे की प्राप्ति होती थी? और एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि अशोक के काल में मतलब अशोक के 13वें शिलालेख से झारखंड के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? इस चीज़ का भी आप लोग जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देने का काम करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है मध्यकाल होगा। क्या है? मध्यकाल। तो मध्यकाल में झारखंड जो है हमारा टॉपिक होगा। क्या है टॉपिक? मध्यकाल में झारखंड। मध्यकाल में झारखंड जो हम लोग इसका विवरण देखते हैं तो मध्यकाल को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ने का काम करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट के पढ़ने का काम करते हैं। पहला होता है पूर्व मध्यकाल तथा दूसरा जो है उत्तर मध्यकाल। क्या क्या बोले? पहला जो है पूर्व मध्यकाल और दूसरा जो है उत्तर मध्यकाल। दो भागों में बांट के हम लोग मध्यकाल को पढ़ने का काम करते हैं। पूर्व मध्यकाल जो है हर्षवर्धन की मृत्यु। किसका? हर्षवर्धन, जो कि वर्धन वंश का एक शासक हुआ करता है, जिसको हम लोग प्राचीन काल में देख चुके हैं। उसी हर्षवर्धन का मृत्यु तथा दिल्ली सल्तनत का स्थापना। किसका? दिल्ली के क्षेत्र में जो दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ था, उसके बीच के काल को जो है पूर्व मध्यकाल से जाना जाता है। ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच के काल को ही पूर्व मध्यकाल का संज्ञा दिया गया था। इसके पश्चात पूर्व मध्यकाल से झारखंड के क्षेत्र में भी हमें कुछ विवरण देखने को मिलता है, जिसमें महामाया मंदिर। क्या? महामाया मंदिर। महामाया मंदिर जो है इसका निर्माण जो है पूर्व मध्यकाल में ही हो चुका था। कब हुआ था? पूर्व मध्यकाल में ही इसका निर्माण हो चुका था। महामाया मंदिर जो है हप्पा मुनि गांव नामक एक क्षेत्र है। हप्पा मुनि नामक एक गांव हुआ करता है, जिस गांव में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। हप्पा मुनि गांव जो है गुमला के क्षेत्र में हुआ करता है। गुमला आप लोग भली भांति जानते होंगे। कहाँ? गुमला के क्षेत्र में हप्पा मुनि गांव नामक एक क्षेत्र है। एक जगह का नाम है हप्पा मुनि गांव, जिस गांव में जो है महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण जो है नागवंशी राजा। किसने कराया था? एक नागवंशी राजा, जिसका नाम जो है गंजघट राय हुआ करता है। उन्होंने हप्पा मुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। कौन कराया था? नागवंशी शासक गंजघट राय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। गंजघट राय करीब 908 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? करीब 908 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। निर्माण कराने के पश्चात महामाया मंदिर का पुरोहित रखने का काम किया गया था। किसके द्वारा? गंजघट राय द्वारा। किसके द्वारा? गंजघट राय द्वारा। किसका? पुरोहित। आप लोग जानते होंगे मंदिर में एक पुरोहित हुआ करता है। इस पुरोहित को रखने का काम गंजघट राय द्वारा किया गया था, जो कि एक मराठा ब्राह्मण हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? मराठा ब्राह्मण। मतलब मराठा जो शिवाजी का आप लोग जानते होंगे,
शासन प्रशासन के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग जब भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल में उसको देखने का काम करेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो पुरोहित को हरिनाथ नामक एक व्यक्ति को, किसको? हरिनाथ नामक एक व्यक्ति को जो है पुरोहित के तौर पे गंगघट राय द्वारा रखा गया था। हरिनाथ जो है एक मराठा ब्राह्मण हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? मराठा ब्राह्मण। इसके पश्चात टांगीनाथ मंदिर, क्या मंदिर? टागीनाथ। टागीनाथ मंदिर जो है वो भी गुमला के क्षेत्र में ही अवस्थित है। कौन सा मंदिर बोले? टांगीनाथ मंदिर। टांगीनाथ मंदिर जो है ये भी गुमला के क्षेत्र में ही अवस्थित है। कहाँ? गुमला के क्षेत्र में। इसका भी निर्माण जो है पूर्व मध्यकाल में ही हो चुका था। कब? पूर्व मध्यकाल में ही इसका निर्माण हो चुका था। इसके पश्चात टांगीनाथ मंदिर के पश्चात छिन्नमस्तिका मंदिर आप लोग जानते होंगे। कौन सा मंदिर? छिन्नमस्तिका। ठीक है, छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका मंदिर जो है एक अष्टभुजी देवी के रूप में जाना जाता है, मतलब 8 भुजा वाली। ठीक है, अष्टभुजा वाली, अष्टभुजी भी कह सकते हैं, अष्टभुजी देवी के रूप में हम लोग जानते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर जो है रामगढ़ जिला में अवस्थित है। कहाँ? रामगढ़ जिला में अवस्थित है। रामगढ़ के रजरप्पा नामक एक जगह हुआ करता है जहाँ पर जो है छिन्नमस्तिका मंदिर का विवरण देखने को मिलता है। आज के वर्तमान में भी जितने मंदिर का मैं बता रहा हूँ वर्तमान में भी देखने को मिलता है। जैसे महामाया मंदिर गुमला के क्षेत्र में देखने को मिलता है, उसी प्रकार टांगीनाथ मंदिर भी गुमला के क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। छिन्नमस्तिका मंदिर जो है रामगढ़ के क्षेत्र में रजरप्पा नामक जगह पर देखने को मिलता है। इसके पश्चात छिन्नमस्तिका मंदिर जो है यह बौद्ध धर्म के, किसका? बौद्ध धर्म के ब्रज योगिनी के रूप में जाना जाता है, जो कि हिंदू का ही एक प्रतिरूप माना जाता है। किसका? हिंदू धर्म का ही एक प्रतिरूप हुआ करता है। ठीक है, आगे हम लोग का बोर्ड भर गया। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो है हर्षवर्धन की मृत्यु तथा दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बीच के काल को ही पूर्व मध्यकाल का संज्ञा दिया गया था। पूर्व मध्यकाल का विवरण हमें इस वजह से विवरण देखने को मिलता है क्योंकि पूर्व मध्यकाल के कुछ मंदिर बनाए गए थे, उसका विवरण आज भी हम लोग अपने खुद मतलब देख सकते हैं। जैसे महामाया मंदिर हो गया जो कि हपामुनि गांव में अवस्थित है गुमला के क्षेत्र में। इसका निर्माण जो है नागवंशी शासक गंगघट राय द्वारा किया गया था। कब कराया गया था? 908 ईस्वी में। इसके प्रथम पुरोहित के रूप में हरिनाथ जो कि मराठा ब्राह्मण हुआ करते थे। इसके पश्चात टांगीनाथ मंदिर जो कि गुमला के क्षेत्र में भी अवस्थित है, जिसका निर्माण पूर्व मध्यकाल में ही हो चुका था। उसके पश्चात छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में भी हमें विवरण देखने को मिलता है। छिन्नमस्तिका भी जो है मंदिर भी जो है पूर्व मध्यकाल में ही इसका निर्माण हो चुका था। इसको अष्टभुजी देवी के रूप में हम लोग जानते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर जो है रामगढ़ के क्षेत्र में रजरप्पा नामक एक जगह हुआ करता है जहाँ यह अवस्थित है। छिन्नमस्तिका जो है बौद्ध ब्रजयोगिनी के रूप में जाना जाता है, जो कि हिंदू का ही एक प्रतिरूप हुआ करता है। चलिए आगे का भी हम लोग देख लेते हैं। इसके पश्चात हम लोग उत्तर मध्यकाल के विषय में देखेंगे। पूर्व मध्यकाल हम लोग देख चुके हैं, क्या देखेंगे? उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल से हमें अलग अलग शासक वर्ग के लोगों के विषय में हमें जानकारी मिलता है। जैसे खिलजी वंश हो गया, उसके पश्चात तुगलक वंश हो गया, तुगलक वंश के बाद लोधी वंश, फिर शेरशाह सूरी के बारे में हमें विवरण देखने को मिलता है। उसके बाद जो है मुगल काल के विषय में भी कुछ देखने को मिलता है। तो हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे, एक के बाद एक जो विवरण हमें देखने को मिलता है उसी प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले खिलजी वंश के बारे में हमें विवरण देखने को मिलता है। किसके बारे में? खिलजी वंश, जो कि बख्तियार खिलजी, क्या नाम बोले? बख्तियार खिलजी।
बख्तियार खिलजी के बारे में हमें विवरण देखने को मिलता है। बख्तियार खिलजी जो है खिलजी वंश के शासक हुआ करते थे। खिलजी वंश के शासक हुआ करते थे। करीब 13वीं शताब्दी के समय, कब? 13वीं शताब्दी के समय नदिया के क्षेत्र में इन्होंने आक्रमण करने का काम किया था। कब? 13वीं शताब्दी के समय नदिया नामक एक जगह हुआ करता है, नदिया बोलिए या नादिया नामक क्षेत्र पर ये आक्रमण करने का काम किया था। जिस समय ये नदिया पर आक्रमण करने गए थे उस समय झारखंड से होकर ही नदिया पर आक्रमण करने का काम किए थे। नदिया जो है बंगाल के क्षेत्र में पड़ता था। अभी भी नदिया जो है बंगाल के क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। बख्तियार खिलजी के शासनकाल के समय दास वंश का 2 शासक के बारे में विवरण देखने को मिलता है। किस वंश का? दास वंश का, जो कि इल्तुतमिश और बलबन के बारे में विवरण देखने को मिलता है। किसके बारे में? इल्तुतमिश तथा बलबन दोनों जो है दास वंश के शासक हुआ करते थे। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड के क्षेत्र में जो है कोई प्रभाव अपना नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि इनके शासनकाल के समय नागवंशी राजा, कौन? नागवंशी शासक बोलिए या राजा बोलिए, हरिकर्ण हुआ करते थे। हरिकर्ण जो है काफ़ी शक्तिशाली और प्रभावशाली हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? काफ़ी शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक वर्ग के हुआ करते थे। इसी वजह से जो है दास वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन जो है नागवंशी के क्षेत्र में कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पाए थे, और बख्तियार खिलजी भी झारखंड के क्षेत्र में कोई भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए थे। इसके पश्चात जो है खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विवरण देखने को मिलता है। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भी खिलजी वंश के शासक हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति, कौन? सेनापति। हर शासक का एक सेनापति या 2-4 भी हो सकता है, सेनापति हुआ करता था, जिसमें से अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति छज्जू मलिक हुआ करते थे। कौन? छज्जू मलिक उनका नाम हुआ करता था। छज्जू मलिक जो है नागवंशी शासक के ऊपर दबाव बनाकर कर देने में विवश कर दिया था। क्या देने में? इन्होंने दबाव बनकर नागवंशी शासक के ऊपर कर देने में विवश कर दिया था। मतलब जोर जबरदस्ती अपना नागवंशी शासकों के ऊपर कर वसूलने का काम अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक द्वारा किया गया था। इनके शासनकाल के समय भी नागवंशी शासक जो है हरिकर्ण ही हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? हरिकर्ण। हरिकर्ण जो है काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली हुआ करते थे, लेकिन जो है छज्जू मलिक के सामने वो कर देने में विवश हो गए थे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेता हूं, ठीक है। उत्तर मध्यकाल में सबसे पहले हम लोग को खिलजी वंश के बारे में विवरण देखने को मिलता है, जिसमें खिलजी वंश के सबसे प्रथम बख्तियार खिलजी के बारे में विवरण देखने को मिलता है। बख्तियार खिलजी के समय 13वीं शताब्दी के समय नदिया पर आक्रमण करने का काम बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। जिस समय झारखंड से होकर ही गुजरने का काम बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। इनके शासनकाल के समय ही दास वंश के इल्तुतमिश तथा बलबन के बारे में विवरण देखने को मिला है। इन्होंने झारखंड के क्षेत्र में युद्ध करने का काम किया, लेकिन इन्होंने कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि नागवंशी शासक उस समय हरिकर्ण हुआ करते थे। हरिकर्ण जो है काफ़ी शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विवरण देखने को मिलता है, जिसका सेनापति छज्जू मलिक हुआ करते थे। छज्जू मलिक नागवंशी शासक को कर देने में विवश कर दिया था। उसके पश्चात हम लोग को विवरण देखने को मिलता है कि नागवंशी शासक उस समय हरिकर्ण ही हुआ करते थे। कौन? हरिकर्ण ही हुआ करते थे। उत्तर मध्यकाल में हम लोग खिलजी वंश को देख चुके हैं। अब हम लोग खिलजी वंश के पश्चात तुगलक वंश के बारे में हमें विवरण देखने को मिलता है। किस वंश का? तुगलक वंश।
तुगलक वंश के बारे में विषय में हमें विवरण देखने को मिलता है। तुगलक वंश का भी दो शासक के बारे में हमें विवरण देखने को मिलता है, जिसमें पहला है मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा है फिरोज शाह तुगलक। तो पहला जो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इन्होंने भी सेनापति जो है रखने का काम किया था, जिसमें से एक सेनापति को झारखंड के क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाने के लिए भेजने का काम किए थे। जिस सेनापति का नाम जो है मलिक बया हुआ करता था। सेनापति का नाम क्या था? सेनापति का मलिक बया। मलिक बया जो है झारखंड के क्षेत्र में जाते हैं और अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करते हैं। जिस समय नागवंशी राजा हरिकर्ण ही हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? हरिकर्ण। हरिकर्ण ही नागवंशी राजा हुआ करते थे। मलिक बया जो है झारखंड के क्षेत्र में जाकर हजारीबाग क्षेत्र में, कहाँ? हजारीबाग क्षेत्र में एक चाय चंपा नामक स्थान हुआ करता है, जिस क्षेत्र में जाकर मलिक बया युद्ध कर इस क्षेत्र में अपना युद्ध विजय पाकर वापस लौटते हैं। कहाँ? चाय चंपा। चाय चंपा नामक क्षेत्र में अपना विजय पाकर जो है तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के पास वापस जाते हैं। इस युद्ध का संथाली स्रोत के अनुसार ऐसा विवरण देखने को मिलता है कि इस युद्ध में जो है मोहम्मद बिन तुगलक का नेतृत्व ना होकर इब्राहिम अली का नेतृत्व हुआ करता था। किसके अनुसार? संथाली स्रोत के अनुसार, ठीक है। इब्राहिम अली का नेतृत्व हुआ करता था। ठीक है, इब्राहिम अली का नेतृत्व हुआ करता था। ऐसा विवरण हमें संथाली स्रोत के अनुसार विवरण देखने को मिलता है। इसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक के बारे में विवरण देखने को मिलता है। किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है ये भी तुगलक वंश के ही शासक हुआ करते थे। इन्होंने भी खुद जाकर, इन्होंने कोई सेनापति को ना भेजते हुए खुद जाकर झारखंड के क्षेत्र में जाकर युद्ध करने का काम करते हैं और हजारीबाग के क्षेत्र में सतगावा नामक एक क्षेत्र में विजय पाते हैं। कहाँ? हजारीबाग के सतगावा नामक क्षेत्र में जाकर विजय प्राप्त करते हैं और सतगावा के एक बड़े भूभाग पर अपना जीत हासिल कर जीते हुए क्षेत्र का राजधानी सतगावा को बनाने का काम करते हैं। जीते हुए क्षेत्र का, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर मध्यकाल में तुगलक वंश के विषय में भी हमें विवरण देखने को मिलता है। तुगलक वंश का दो शासक के बारे में विवरण देखने को मिलता है। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के एक सेनापति मलिक बया हुआ करते थे, जिन्होंने हजारीबाग के चाईचंपा नामक क्षेत्र में विजय पाने का काम किया था। संथाली स्रोत के हिसाब से हमें विवरण देखने को मिला कि इस युद्ध में नेतृत्व जो है इब्राहिम अली के द्वारा किया जा रहा था। इनके काल में भी हरिकर्ण ही नागवंशी शासक हुआ करते थे। इसका पश्चात जो है फिरोज शाह तुगलक के बारे में विवरण देखने को मिला। फिरोज शाह तुगलक ने भी हजारीबाग के क्षेत्र में युद्ध करने का काम किया था। जिस समय हजारीबाग के सतगावा नामक क्षेत्र में एक बड़े भूभाग पर अपना जीत हासिल कर जीते हुए क्षेत्र का राजधानी जो है सतगावा को बनाने का काम किया था। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं लोधी वंश। तुगलक वंश के पश्चात जो है लोधी वंश के बारे में हमें विवरण देखने को मिलता है। तो लोधी वंश को अब देखते हैं। किसको? लोधी वंश। लोधी वंश के समय नागवंशी राजा जो है प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण तथा विराटकर्ण हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? प्रतापकर्ण,
छत्रकर्ण तथा विराटकर्ण। नागवंशी शासक जो है कौन कौन बोले? प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण तथा विराटकर्ण हुआ करते थे। तीनों जो है काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग के शासक हुआ करते थे। इसी वजह से लोधी वंश के शासक जो है झारखंड के क्षेत्र में कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पाए थे। ठीक है, क्यों नहीं दिखा पाए थे? क्योंकि उस समय 3 नागवंशी शासक छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ करते थे। देखिए, छोटा नागपुर का क्षेत्र मान लीजिए झारखंड का मैप है, तो इस क्षेत्र में इसको छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। इसी क्षेत्र में जो है नागवंशी शासकों का शासन प्रशासन देखने को मिलता है। इस समय बाकी सब क्षेत्रों से ज़्यादातर धनी मानी क्षेत्र इसी क्षेत्र को कहा जाता था, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है आप लोग जानते होंगे, इसी क्षेत्र से स्वर्ण रेखा नदी जो है इसी क्षेत्र से निकलती है, और कोयले की खान वगैरह, मतलब मैक्सिमम चीज़ जो भी देखने को मिलता है इसी क्षेत्र में हुआ करता है। इसी वजह से समृद्धशाली राज्य जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र, जो कि नागवंशियों का शासन प्रशासन देखने को मिलता है, इसी वजह से कोई भी झारखंड के क्षेत्र में प्रभाव दिखाने का काम इसी क्षेत्र को करने का काम किया जा रहा था। तो लोधी वंश का नागवंशी शासक प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण 3 शासक हुआ करते थे। इसी वजह से जो है लोधी वंश कोई भी प्रभाव झारखंड के क्षेत्र में नहीं दिखा पाए थे। लोधी वंश के समकालीन, कब? लोधी वंश के समकालीन ही उड़ीसा के, मतलब लोधी वंश के काल के समय ही, मतलब इनका जब शासन प्रशासन हुआ करता था उसी समय ही उड़ीसा के क्षेत्र में गजपति वंश का शासन प्रशासन हुआ करता था। किसका? गजपति वंश का। गजपति वंश का शासन प्रशासन हुआ करता था। उस समय गजपति वंश का शासक जो है कपिलेंद्र गजपति हुआ करते थे। कौन? कपिलेंद्र गजपति। कपिलेंद्र गजपति गजपति वंश के शासक हुआ करते थे। इन्होंने झारखंड के क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव दिखाने का प्रयास कर रहे थे। इसी वजह से झारखंड के क्षेत्र को लोधी वंश के समय गजपति वंश का सामना करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? सामना करना पड़ा था। किसको? झारखंड को सामना करना पड़ा था। किसका? गजपति वंश, कपिलेंद्र गजपति का सामना झारखंड के क्षेत्र को करना पड़ा था। कब? लोधी वंश के शासनकाल के समय। कपिलेंद्र गजपति जो है झारखंड के हजारीबाग तथा संथाल परगना को छोड़कर, बाकी नागवंशी शासकों का बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव दिखाकर जीत हासिल किए थे। क्या? हजारीबाग तथा संथाल परगना के क्षेत्र को छोड़कर बाकी बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव दिखाकर अपना राज्य स्थापित करने का काम किया था बाकी के नागवंशी राज्य पर। ठीक है, क्या बोले कि हजारीबाग तथा संथाल परगना को छोड़कर बाकी के नागवंशी राज्य पर अपना राज्य स्थापित करने का काम गजपति वंश के कपिलेंद्र गजपति द्वारा किया गया था। लोधी वंश के समय ही खान देश का एक शक्तिशाली शासक आदिल शाह एक सैन्य दल को झारखंड के क्षेत्र में छोड़ने का काम किया था। कौन? खान देश का। खान देश मतलब आप लोग जानते होंगे, वर्तमान में ईरान इराक जिस देश को कहा जाता है वो जो है खान देश के नाम से पहले जाना जाता था। खान देश के आदिल शाह
कौन? आदिल शाह। आदिल शाह को जो है आदिल शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम? आदिल शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने झारखंड के क्षेत्र में एक सैन्य दल छोड़ने का काम किया था। सैन्य दल मतलब समझ रहे होंगे, सेना का एक दल को छोड़ने का काम किया था। इसी वजह से आदिल शाह द्वितीय को जो है आदिल शाह द्वितीय को जो है इनको झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बोर्ड भर गया, फिर से एक बार देख लेता हूँ। लोधी वंश के शासन प्रशासन के समय नागवंशी शासक प्रतापगढ़, छत्रकंद तथा विराटकर्ण हुआ करते थे। तीनों जो है नागवंशी शासक जो है काफ़ी शक्तिशाली और प्रभावशाली हुआ करते थे। इसी वजह से लोधी वंश के शासक कोई भी प्रभाव झारखंड के क्षेत्र में नहीं दिखा पाए थे। इनके समकालीन ही उड़ीसा के गजपति वंश के एक राजा जो कपिलेंद्र गजपति हुआ करते थे, उन्होंने झारखंड के क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास कर रहे थे। इसी वजह से झारखंड को जो है गजपति वंश का सामना करना पड़ रहा था। गजपति वंश के कपिलेंद्र गजपति हजारीबाग तथा संथाल परगना को छोड़कर बाकी बड़े भूभाग पर नागवंशी राजाओं के राज्य पर अपना राज्य स्थापित करने का काम किया था। लोधी वंश के समय ही खान देश के एक शासक जो कि काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे, इसका नाम था आदिल शाह या आदिल शाह द्वितीय। इन्होंने झारखंड के लिए थोड़ा गजपति वंश के कपिलेंद्र के बारे में थोड़ा विवरण देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये भारत का मैप हुआ करता है। इस क्षेत्र में आप लोग को झारखंड का क्षेत्र देखने को मिलेगा। इस साइड में बंगाल, यहाँ उड़ीसा, इधर छत्तीसगढ़, इधर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार। क्या बोले? बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर आपका हो गया झारखंड, इधर उड़ीसा। तो इस क्षेत्र से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इधर पश्चिम बंगाल। ठीक है, कर्क रेखा इधर से गुजरती है। इसके ऊपर के भाग को जो है उत्तरी भारतीय और नीचे का जो है दक्षिणी भारतीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या? दक्षिण भारत या दक्षिणी भारत। ठीक है, इधर जो है पूरब हुआ करता है, इधर पश्चिम हुआ करता है। तो उड़ीसा देखिए कर्क से नीचे है, कर्क रेखा से नीचे है। इसी वजह से इसको दक्षिण तथा पूर्वी के क्षेत्र में बोल सकते हैं। तो दक्षिण पूर्वी। तो गजपति वंश के शासक कपिलेंद्र गजपति जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का मतलब दक्षिण पूर्वी भारतीय क्षेत्र का एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था। इसी वजह से जो है झारखंड के क्षेत्र को उन्होंने अपना प्रभाव दिखाने में समर्थ हुए थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं शेरशाह के बारे में। किसके बारे में? शेरशाह। शेरशाह जो है बिहार के सासाराम जिला के शासक हुआ करते थे। मतलब वर्तमान में भी आप लोग सासाराम देखने को मिलता है, मतलब हम लोग देख सकते हैं। उसी क्षेत्र का शासक हुआ करते थे। कौन? शेरशाह। इनका नाम शेरशाह सूरी हुआ करता है। शेरशाह सूरी, इनके एक सेनापति खवास खां हुआ करते थे। कौन? खवास खां। कौन हुआ करते थे? सेनापति। खवास खां हुआ करते थे। इन्होंने चेरो राजा, कौन? चेरो। देखिए चेर वंश जो है जिनका राज्य काफ़ी विस्तार देखने को मिलता है। काफ़ी विस्तार मतलब बहुत बड़े भूभाग में इनका शासन प्रशासन हुआ करता था। इसीलिए इन्हें चेरो महाराजा के नाम से जाना जाता था। चेरो महाराजा उस समय महारथ चेरो हुआ करते थे। कौन? महारथ चेरो। महारथ चेरो हुआ करते थे। तो शेरशाह सूरी के सेनापति खवास खां जो है महारथ चेरो के ऊपर युद्ध कर इन्हें
करने के बाद इनके क्षेत्र से श्याम सुंदर नामक हाथी का प्राप्ति किए थे। क्या नाम था? श्याम सुंदर हाथी का नाम हुआ करता था। हाथी प्राप्त करने का काम महाराज चेरो से ख्वास खां द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके पश्चात शेरशाह सूरी जो है अपने शासनकाल के समय बंगाल अभियान करने का काम किया था। क्या किया था? बंगाल अभियान। बंगाल अभियान करने समय देखिए शेरशाह सूरी बिहार इस क्षेत्र में, बंगाल इस क्षेत्र में जाएंगे मान लीजिए, तो इस क्षेत्र से होते हुए ही गए थे। और इस क्षेत्र में आप लोग को पता है राजमहल की पहाड़ी देखने को मिलता है, तो उसी पहाड़ी पर आप लोग को बता चुके हैं, आप लोग को पहले के इसमें बता चुके हैं। इस क्षेत्र में जो है संथाल परान के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में एक पहाड़ हुआ करता है जिसे राजमहल की पहाड़ी से नाम से जाना जाता है, या राजमहल भी आप लोग कह सकते हैं। तो राजमहल के क्षेत्र में पहाड़ के ऊपर एक तेलियागढ़ी नामक एक क्षेत्र हुआ करता है, जगह का नाम है तेलियागढ़ी। क्या बोले? तेलियागढ़ी। इसी क्षेत्र से होकर जो है शेरशाह सूरी बंगाल अभियान करने का काम किया था। तेलियागढ़ी कहाँ है? झारखंड के क्षेत्र में, राजमहल नामक क्षेत्र में विवरण या तो देखने को मिलता है। चलिए हम लोग रिवीजन के तौर पे एक बार देख लेते हैं। ये चीज़ तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब बताइए शेरशाह सूरी का सेनापति कौन हुआ करता है? तो ख्वास खां। इन्होंने चेरो महाराज चेरो के ऊपर जो है आक्रमण करने का काम किया था, जिसमें महाराज चेरो को परास्त कर एक श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त करने का काम किया था। शेरशाह सूरी अपने शासनकाल के समय बंगाल अभियान करने का काम किया था। बंगाल अभियान के समय तेलियागढ़ी नामक जगह जो कि राजमहल के क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसी क्षेत्र में से होकर ही बंगाल अभियान करने का काम किया था। और एक चीज़ बता देता हूँ कि महाराज चेरो राजाओं का शासन प्रशासन पलामू के क्षेत्र में हुआ करता था। पलामू इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।